हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो लेसन थर्ड मानव जनन का सेकंड पार्ट है, जिसका नाम है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। आपको इस थर्ड लेसन मानव जनन के अंतर्गत पहला पार्ट पढ़ा दिया गया था, जिसमें ये पढ़ाया गया था कि जनन क्या है, मीन्स रिप्रोडक्शन क्या है, और ये जो मनुष्य है उसमें द्विरूपता पाई जाती है तो किस प्रकार से पाई जाती है। इतना अध्ययन आपको करा दिया गया था। उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो मनुष्य की सेल होती है, जो दैहिक सेल होती है, वो किस प्रकार की होती है। तो दैहिक सेल हमेशा द्विगुणित होती हैं, और दैहिक सेल से जो युग्मक बनते हैं, मीन्स जो गैमेट बनते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। तो गैमेट द्विगुणित होते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि जो युग्मक का जब संलयन होता है तो द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है। युग्मक से का जब आपस में क्या होता है, संलयन होता है, तो एक विशेष प्रकार की सेल का निर्माण होता है जिसका नाम है जायगोट, मीन्स युग्मनज। तो ये युग्मनज किस प्रकार का होता है, तो युग्मनज हमेशा द्विगुणित होता है। कैसा होता है, द्विगुणित होता है। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि युग्मनज में किस प्रकार का डिवीजन होता है। तो युग्मनज में या जायगोट में हमेशा समसूत्री, मीन्स मियोसिस प्रकार का डिवीजन पाया जाता है। अब आपको थर्ड लेसन के दूसरे टॉपिक में पढ़ाया जाएगा आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है क्या, ये भी पूछ लिया जाता है कि आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। आंतरिक निषेचन क्या है, उदाहरण दीजिए, या आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। पिछले वर्ष भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आंतरिक निषेचन क्या है या आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। और इसमें एक पूछ लिया जाता है कि बाह्य निषेचन क्या है या बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। दोनों चीजें अभी हम बता देंगे आपको। कह रहा है कि आंतरिक निषेचन क्या है या आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब नर से बने हुए शुक्राणु और मादा से बने हुए अंडाणु का निर्माण मादा शरीर के अंदर गर्भाशय में होता है, तो उसको हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। या तो ऐसे आप कह सकते हो कि निषेचन क्रिया के बाद बने हुए अंडे का रोपण जब मादा के गर्भाशय में होता है तो उसे हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। और आंतरिक निषेचन का उदाहरण है ह्यूमन, मनुष्य, मानव। बाह्य निषेचन क्या है, तो जब अंडे का रोपण मादा के शरीर के बाहर होता है जल में, तो उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का उदाहरण आपका मेढक, मछली है। ठीक है बेटा, तो इसको हम समझ लेते हैं कि आंतरिक निषेचन क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन के बाद, जब शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन के बाद निर्मित अंडे का रोपण मादा के गर्भाशय के अंदर होता है, तो उसको हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। देखो, जब शुक्राणु मीन्स स्पर्म तथा ओवम अंडे, जब शुक्राणु तथा ओवम अंडे के संलयन से
निर्मित मीन्स निर्माण, निर्मित अंडे का रोपण या हम कह सकते हैं पोषण मादा के शरीर के अंदर, मादा के शरीर के अंदर, कहां? गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में होता है। तो उसे क्या कहोगे? इंटरनल कहोगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल क्या कहोगे? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मीन्स इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण दिया इसका हो सकता है मनुष्य। क्या? मनुष्य, ह्यूमन, मनुष्य। ये बात समझ में आई होगी आप सभी लोगों की कि आंतरिक निषेचन क्या है। जब शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से अंडे का निर्माण हो और उस अंडे का रोपण मादा के शरीर के अंदर, जो यहाँ पे गर्भाशय पाया जाता है, उसमें रोपण हो, उसमें पोषण हो, तो वह क्रिया कहलाएगी आंतरिक निषेचन। और आंतरिक निषेचन किसमें होता है? मनुष्य में होता है। अगला टॉपिक इसी का है वाह्य निषेचन। वाह्य निषेचन, एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कि वाह्य निषेचन क्या है या वाह्य निषेचन किसे कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में गाइड पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, पिछले सत्र भी पूछे गए थे। वाह्य निषेचन क्या है? तो हम कह सकते हैं जब शुक्राणु और अंडाणु से निर्मित जो अंडा है उसका पोषण मादा के शरीर के बाहर ना होकर के, अंदर ना होकर के शरीर के बाहर होता है, किसी माध्यम में होता है, तो उसको हम वाह्य निषेचन कहते हैं। देख लीजिए, जब स्पर्म तथा ओवम का संलयन के संलयन से निर्मित अंडे का पोषण या रोपण मादा शरीर के बाहर किसी माध्यम के द्वारा होता है, किसी माध्यम के
द्वारा होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मीन्स इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण आपका है मेढक। क्या? मेढक। मछली भी, क्या है? मछली भी। ठीक भैया, दो चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन को परिभाषित कीजिए उदाहरण के द्वारा। अब बात की जाएगी कि जो निषेचन की क्रिया है, इस निषेचन की क्रिया में भाग लेने वाले जनन अंग। भाई जब निषेचन की क्रिया होती है तो इस निषेचन की क्रिया में कौन कौन से जनन अंग भाग लेते हैं, या निषेचन की क्रिया में कौन सी जनन इकाइयां भाग लेती हैं, तो एक ही हेडिंग में पढ़ा देंगे आपको, जनन इकाई तथा जनन अंग। जनन इकाई तथा जनन अंग दोनों एक ही हेडिंग में आपको पढ़ाते हैं। जनन इकाई तथा जनन अंग, क्योंकि हमको पढ़ना है जनन इकाई और जनन अंग। जनन की क्रिया में भाग लेने वाली इकाई क्या है और जनन की क्रिया में भाग लेने वाले जनन अंग कौन से होते हैं। तो देखिए हेडिंग डालते हैं जनन इकाई। जनन इकाई रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहने का मतलब है जनन इकाई तथा जनन अंग। जनन की क्रिया में भाग लेने वाली जनन इकाई क्या है और जनन अंग कौन कौन से हैं। तो एक एक रूप से हम बताते हैं। पहले थ्योरी बता देंगे, पहले फिगर के माध्यम से समझ लीजिए कि जनन की क्रिया में भाग लेने वाली जो इकाई होती है उसको हम युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक मीन्स गैमीट कहते हैं। तो यहां पे देखिए छोटा सा हम बताते हैं कि रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है। रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, तो इसके बारे में हम यहां पढ़ा देंगे। रिप्रोडक्टिव यूनिट तो हम कह सकते हैं कि जनन की क्रिया में या जनन की क्रिया से एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है। जनन की क्रिया, जनन की क्रिया में, जनन की क्रिया में विशेष प्रकार की सेल का निर्माण होता है, जिसे युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक।
कहते हैं। और यही जो युग्मक है ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है। यही जो युग्मक बना हुआ है, क्या बना हुआ है? युग्मक। इसी युग्मक को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट। भाई जनन की क्रिया में जो कोशिकाएं भाग लेती हैं उनसे युग्मक बनता है और इस युग्मक को रिप्रोडक्टिव यूनिट कहा जाता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है ये तो हम पढ़ा रहे आपको इजी छोटी छोटी भाषा में। अभी एक फिगर बना के विद्युत रूप से बता देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है यहीं पे समझा देंगे नीचे यहाँ पे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। हेडिंग डाल लेते हैं छोटी सी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीन्स यहां पे ये कह रहा है कि जनन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग कौन से होते हैं या जनन की क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य अंग कौन से होते हैं। तो जनन की क्रिया में भाग लेने वाले दो मुख्य अंग होते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जनन की क्रिया में भाग लेने वाले दो मुख्य अंग होते हैं। कितने? दो मुख्य अंग होते हैं। पहला जो होता है उसको कहा जाता है टेस्टिस मीन्स वृषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृषण। और जो दूसरा है उसको ओवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवरी मीन्स अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट पता हो गई कि रिप्रोडक्टिव इकाई क्या है। तो रिप्रोडक्टिव इकाई युग्मक है। क्या है? युग्मक। और ऑर्गन पता चले कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो वृषण टेस्टिस और दूसरा होता है ओवरी मीन्स अंडाशय। ओवरी मीन्स अंडाशय। अब फिगर के माध्यम से समझा देते हैं कि ऑर्गन कौन से होते हैं और यूनिट क्या है। तो मान लेते हैं यहां पे देखिए जरा ध्यान दो कि ये जो सेल है कौन सी? ए। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये जो सेल है ए है वृषण। क्या है? वृषण। कुछ इस प्रकार से बना लीजिए ऐसे एक गुच्छेद कुंडलित होती ये वृषण। और यहां पे एक सेल ले लीजिए जो ओवम है मीन्स ओवरी अंडाशय। तो यहां हम दिखा देते हैं ये क्या है? टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस वृषण है। और ये हमारा क्या है? ओवरी। ओवरी। तो ये दोनों सेल किस प्रकार की हुई मीन्स यदि देखा जाए तो ये जो दोनों सेल हैं ए वाली ये क्या है? ये ऑर्गन्स है। रिप्रोडक्टिव क्या है? ऑर्गन है। लिख देते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, अंग। अब ये जो वृषण है यहां पे अर्धसूत्री विभाजन होगा मीन्स मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। जब मियोसिस डिवीजन होगा तो यहां निर्माण हो जाता है शुक्राणु का। किसका निर्माण हो जाता है? शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। और ये जो अंडाणु इस अंडाणु से निर्माण हो जाता है इग का मीन्स अंडे का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या है?
ए यूनिट है, ये दोनों क्या है, ए यूनिट है, ये क्या है, यूनिट है। रिप्रोडक्टिव यूनिट ये हो गई। अब इन दोनों का संलयन हो जाता है, मीन्स निषेचन हो जाता है, तो युग्मनज बन जाता है। क्या बन जाता है, युग्मनज मीन्स बन जाता है जाइगोट। और इसी जाइगोट से एक शिशु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। शिशु का क्या होता है, निर्माण। अब इस जाइगोट में किस प्रकार का डिवीजन होगा, तो सॉरी यहां पे मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, मिटोटिक डिवीजन होगा। मिटोटिक मीन्स अर्धसूत्री, और यहां पे होगा मियोसिस। यहां कौन सा होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, तभी तो जाइगोट से शिशु का निर्माण होगा। तो इतनी बात आपकी समझ में आई होगी कि इकाई क्या है और आर्गन क्या है। तो वृषण और ये जो ओवरी है, ये दोनों आर्गन है, अंग है, जनन के क्या है, अंग है। अब इस जनन की अंग की जो सेलें होती हैं, इसके अंदर जैसे ए सेल है, और इसके अंदर जैसे मान लो ए सेल है, तो इस दोनों सेल में अर्धसूत्री विभाजन की क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है। जब वृषण में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी तो शुक्राणु का निर्माण होगा। शुक्राणु और अंडाणु, ये शुक्राणु और ये अंडाणु, ये दोनों क्या है, यूनिट है। क्या है, एक प्रकार की यूनिट है। हम इसको यूनिट भी कहते हैं। और यदि पूछा जाए और क्या है, तो इकाई की बात की जाए, यूनिट, और इसका नाम क्या है, इसका नाम तो भैया युग्मक है। युग्मक, क्या नाम है, युग्मक। ये क्या है, युग्मक है। युग्मक कैसे, अगुणित। युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। और सेल कैसी होती है, द्विगुणित होती है। यहां पे हम लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ। तो ये बात पता चल गई होगी कि हम इकाई किसे कहेंगे, जनन इकाई किसे कहेंगे, और जनन अंग किसे कहेंगे। जिन अंग से युग्मक का निर्माण होगा उसको हम इकाई कहेंगे। तो वृषण और ओवरी यहाँ पे क्या है, तो ये आर्गन है। ये जनन के क्या है, आर्गन है, जनन के अंग हैं। और शुक्राणु और ओवम मीन्स अंडाणु, ये क्या है, यूनिट है। ये क्या है, यूनिट है, मीन्स जनन की इकाई है। तो ये टॉपिक भी यहाँ पे क्या होता है गाइस, समाप्त होता है। अगला टॉपिक आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा, टॉपिक नंबर 3। धन्यवाद।